गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से क्लास 7 का जो अगला टॉपिक है, यानी उस टॉपिक का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या क्या कारणों से हो रहे हैं और किन क्रियाओं के कारण हो रहे हैं, और भूगोल के विषय के संदर्भ में अपन उन प्रक्रियाओं को किस रूप में अपन देखते हैं, इन शब्दावली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने जो शब्दावली लिखी है स्थलमंडलीय प्लेट। यानी स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है? एक होता है मुहाना, ये दो शब्दावली। फिर अपन बात करेंगे जो हलचल हो रही है पृथ्वी के ऊपर, जिनके कारण उच्चावच में परिवर्तन हो रहा है, वो पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। तो वो पृथ्वी की गति मुख्य रूप से एक तो अंतर्जात बल के कारण होती है और एक बहिर्जात बल। यानी कुछ बल ऐसे होता है जो पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब अगर बल लगता है तब परिवर्तन होते हैं, और कुछ बल पृथ्वी के बाहरी भाग से, यानी पृथ्वी की सतह पर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं कुछ अलग प्रक्रमों के द्वारा, जैसे पवन है, आपका जल है, हिमनद है, इनके द्वारा। तो इन हिमनद के द्वारा जो परिवर्तन होने उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो एक होता है मुहाना। तो देखो मुहाना होता क्या है? जैसे मान लो ये कोई नदी है, ये आपका पर्वत है, ये पर्वत है, और इस पर्वत से ये आपकी नदी निकल रही है, कोई नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है, और यहाँ पे क्या है आपका कोई सागर है, कोई सागर है। तो ये वाला जो भाग होगा जहाँ पे नदी और सागर का मिलन बिंदु होगा, नदी और सागर का जो मिलन बिंदु है, इसी को अपन क्या कहते हैं? मुहाना। यानी जब नदी पर्वत से निकलकर या कहीं अन्य स्रोत से निकलकर, उद्गम क्षेत्र से निकलकर जब वो अपना जल अंतिम रूप से जहाँ विसर्जित करती है, या जिस सागर या झील के अंदर वो डालती है अपना जल, उसी मिलन बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुहाना क्या होता है? नदी जहाँ अपना जल डालती है, विसर्जित करती है, वह नदी का मुहाना हो जाएगा। एक होता है स्थलमंडलीय प्लेट। क्या होती है? देखो प्लेटें, अब आपको पता होनी, प्लेटें कई प्रकार की हैं। देखो अभी अपन बात करते हैं प्लेट। तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्लेट, और प्लेट जो शब्द है, ये जो प्लेट शब्द है, ये सबसे पहले दिया था आपके 1965 में टूजो विल्सन ने। किसने दिया था? आपको ध्यान रखना है, टूजो विल्सन ने दिया था प्लेट शब्द। तो पृथ्वी पर जो स्थलमंडलीय प्लेट है, स्थलमंडल का मतलब है भूप्रपटी जो कई छोटी और बड़ी प्लेटों के रूप में विभक्त है। भूप्रपटी यानी पृथ्वी की ऊपरी भाग, ठोस सतह जो कई छोटी और बड़ी प्लेटों के रूप में विसर्जित है। तो उसी को भाग को अपन, एक को अपन ठोस भाग को क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब स्थलमंडलीय प्लेटों में अपन ये बात करेंगे, कुछ बड़ी प्लेटें भी होती हैं और कुछ छोटी प्लेटें भी होती हैं। तो मैं नाम बता देता हूँ आपको सीधे सीधे। ये आपकी 6th क्लास में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके कंपटीशन के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है। एक अपन बात करेंगे एशियन प्लेट, एशिया प्लेट। एक अपन बात करेंगे यूरेशिया प्लेट। एक अपन बात करेंगे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। एक अपन बात करेंगे अफ्रीकन प्लेट। एक अपन बात करेंगे प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक अपन बात करेंगे अटलांटिक महासागरीय प्लेट, और एक अपन बात करेंगे अंटार्कटिक प्लेट। तो ये सारी बड़ी बड़ी प्लेटें मुख्य रूप से, कहीं आपको किसी किताब में 6 मिलेगा, कहीं आपको 7 मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो बड़ी प्लेटें हैं वो महाद्वीप के हिसाब से अपन बात करें तो एशिया और यूरोप को लेकर एक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये एक प्लेट हो गई। फिर दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अटलांटिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेटें मुख्य रूप से होती हैं, जो 7 प्लेटें होती हैं। फिर छोटी प्लेटों में अपन बात कर लें। छोटी प्लेटों में देखो आप यहाँ जैसे ये अमेरिका का भाग देखोगे, कोई भी एक भाग देख लो, यहाँ से आपका अमेरिका, फिर ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा इस प्रकार से फैला हुआ। और यहाँ देखो, यहाँ एक छोटी प्लेस है जुआन डी फ्रूंका प्लेट। यहाँ पे है आपका कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट है? कोकोस प्लेट। और यहाँ है आपका नजका प्लेट। और दक्षिणी अमेरिका के सबसे नीचे है स्कोशिया प्लेट, जो आपका दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला भाग है। तो 4 प्लेट, तो छोटी प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भाग के पश्चिम भाग में स्थित है। देखो जुआन डी फ्रूंका प्लेट छोटी प्लेट है, कोकोस प्लेट छोटी प्लेट है, नजका प्लेट छोटी प्लेट है, स्कोशिया प्लेट छोटी प्लेट है। फिर अपन बात करेंगे प्रशांत महासागर में एक फिलीपींस छोटी प्लेट है, एक
कैरोलिन छोटी प्लेट है, और अपन बात करेंगे पश्चिमी एशिया में अरब देशों में तो वहाँ पर अरेबियन छोटी प्लेट के रूप में मिलेगी, यानी बहुत सारी छोटी प्लेटें भी है। तो आपको ध्यान रखना, कम से कम ये आपकी किताब में दी हुई 7 और 100 के आसपास या कहीं 20 भी दी होगी। तो ये जो छोटी प्लेटें और कुछ बड़ी प्लेटें हैं, तो इसी को अपन प्लेट शब्द दिया था सबसे पहले 1962 में, और प्लेटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और स्थल मंडलीय प्लेट कौन सी होती है, तो यहाँ 6 क्लास के लिए ये बहुत है। अब अपन बात करेंगे 6 क्लास में, तो ये भी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियों के बारे में। देखो पृथ्वी की गतियाँ क्या क्या हैं। देखो पृथ्वी मुख्य रूप से जो स्थल, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक बल और बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की ये प्लेटें क्या करती है, गति करती है। तो 2 प्रकार की गति करती है, यहाँ अपन में बात करेंगे गति किन कारण से करती है। इन गति का अगर कारण पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना, इसके लिए 2 प्रकार के बल काम करते हैं। कितने प्रकार के बल, 2 प्रकार के। एक तो अंतर्जात बल होता है, जैसे देखो ये वाला, ये पृथ्वी की सतह है, देखो ये पृथ्वी सतह है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे यहाँ पे देखो मान लो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल में क्या है आपका लावा, मेग्मा, जिसको आप कहते हो मेग्मा, गाढ़ा मेग्मा। जब ये गाढ़ा मेग्मा यहाँ से उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे बहुत सारी क्या हो जाती है, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और ऊर्जा इकट्ठी होकर कहीं ना कहीं पृथ्वी की कमजोर सतह से ये बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो या तो ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो यहाँ से ये बाहर निकलेगी ऊर्जा, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये हो गया पृथ्वी के अंदर का जो बल है, जो काम कर रहा है। उस अंतर्जात बल के कारण, उस अंतर्जात बल के कारण भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, भूस्खलन हो सकता है। क्या क्या घटना हो सकती है, भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है और भूस्खलन हो सकता है। ये सारी घटनाएं किस कारण होती है, अंतर्जात बल के कारण। अंतर्जात बल भी 2 प्रकार के, एक तो आकस्मिक बल होता है जो क्षण भर में ही क्या करता है, क्षण भर अल्पकालिक घटना है और बहुत ही ज़्यादा विनाश कर सकता है, ठीक है। एक होता है दीर्घकालिक, ये जिसको अपन पटल विरूपणी बल कहते हैं, दीर्घकालिक, यानी बहुत लंबे समय बाद में घटना होती है। जैसे अपन बात करेंगे, जैसे पर्वत का बनना है, पठार का बनना है, मैदान का बनना है, यानी नदियाँ लाएगी बार बार जलोढ़ के रूप में, तो फिर वो जमा हो जाएगा बाढ़ का मैदान। या नदी किसी भाग को अपर्दित करेगी तो कई साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो ये जो बल होता है ये वाला, इसको अपन कहते हैं दीर्घकालिक बल, और इसको आकस्मिक बल कहते हैं। ये क्षण भर में होने घटना है और ये बहुत लंबे समय बाद में होने वाली घटना है। और लंबे समय बाद में होने वाली घटना से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है, ये सब। अब अपन 2-3 शब्दावली और दी हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, आकस्मिक बल के बारे में। जैसे देखो एक होता है भूकंप। अब जैसे अपन भूकंप के बारे में क्या होता है, अपन ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के अंदर के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह का कोई भी भाग में कंपन उत्पन्न होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। कंपन उत्पन्न होना, पृथ्वी के धरातल का हिलना एकदम क्षण भर में, आकस्मिक, तो वो एक अल्पकालिक घटना, और इससे क्या होता है, विनाश भी ज़्यादा होता है। अब देखो भूकंप में क्या होगा, ये जैसे मान लो पृथ्वी है, भूकंप का उद्गम केंद्र यहाँ है, इसको अपन क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। तो ये 3-4 शब्द आपको ध्यान रखने, भूकंप मूल कहते हैं। और इसी को फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, भूकंप का फोकस, उद्गम केंद्र। और इससे ऊपर 90 डिग्री के ऊपर पृथ्वी की सतह, ये सतह हो गई पृथ्वी की, इस सतह के ऊपर जहाँ पर ये सबसे पहले महसूस किया जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। ये आपको ध्यान रखना, ये 90 डिग्री के ऊपर होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जहाँ पे भूकंप उद्गम केंद्र से लंबवत, जहाँ सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है पृथ्वी की सतह पर, उसे अपन क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, अधिकेंद्र के पास में क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे अपन दूरी जाएंगे तो ऊर्जा में तो क्या आ जाएगी, ऊर्जा में तो कमी आ जाएगी, ऊर्जा तो कम हो जाएगी, और अपन कह सकते हैं लहरों या तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी भूकंप के कारण। ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो समुद्र में भूकंप आ गया तो जहाँ से ले रहे हैं, जहाँ उद्गम केंद्र है, वहाँ तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे जैसे समुद्र के किनारे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे लहरों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी और ऊर्जा में कमी होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों चीज़ भूकंप के बारे में अधिकेंद्र हो जाएगा और अवकेंद्र हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, अपन
अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ये दो बिंदु शब्दावली दी हुई थी आपके 6 क्लास में भूकंप से संबंधित, और भूकंप मैंने दीर्घकालीन घटना बता दिया। और एक और बात कर लेते हैं, भूकंप को मापने के लिए जो तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपका धरातलीय तरंगे, और एक होती हैं बॉडी वेव्स, यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको बॉडी वेव्स, इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया बॉडी वेव। अब देखो बॉडी वेव में ये जो 2 तरंगे होती हैं, ये एक होती है पी होती है, एक होती है एस होती है, और धरातलीय तरंगों में एक होती है एल तरंग होती है। तो मुख्य रूप से ये आपको 2 भागों में बढ़ने मिलेगा, और मुख्य रूप से 3 तरंगे होती है। देखो पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, पी तरंग को अपन क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, इसी को अपन ध्वनि तरंग भी कहते हैं, इसी को अपन क्या ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अपन ये जो पी तरंग है, ये ठोस, द्रव और तरल तीनों माध्यमों में क्या करती है, आपकी गमन करती है। फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी तरंग की, इसको गौण तरंग कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये ठोस भाग में इसकी गति धीमी हो जाएगी और तरल भाग में ये विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी गति पी की तुलना में कम होती है। फिर अपन बात करते हैं एल तरंग, इसको धरातलीय तरंग कहते हैं, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करती है। और अपन बात करेंगे धरातलीय तरंग को ही सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो धरातल के ऊपर सबसे पहले महसूस की जाती है उसे अपन धरातलीय तरंग कहते हैं, और धरातलीय तरंग सबसे लंबी गति की होती है। ये चीज आपको दोनों ध्यान रखनी है। मॉर्निंग, आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, हमने पढ़ा था स्थलीय प्लेट क्या होती है, मोहना क्या होता है, पृथ्वी की गतियां कौन, और हमने 2 कारण पढ़े थे पृथ्वी की गतियों के। एक आंतरिक कारण था, अंतर्जात बल था, और एक बहिर्जात बल था। तो अंतर्जात बलों के बारे में अपन ने इस वीडियो में पहले से ही बात कर ली है। आज हम जो अगला वाला जो वीडियो अब ये जो चल रहा है, इस वीडियो में अपन बहिर्जात बलों के बारे में बात करेंगे। बहिर्जात बल क्या होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो आंतरिक बलों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनी है, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, जलप्रपात है, जो भी स्थलाकृतियाँ बनी है, उनको तीसरे रूप की स्थलाकृतियाँ देने के लिए ये क्या करती है, ये कहीं से अपर्दन करती है। बहिर्जात बल के द्वारा कहीं से अपर्दन होता है, कहीं से निक्षेपण होता है, तो उनके द्वारा कुछ नवीन स्थलाकृतियाँ बनती है। तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लो ये कोई आपका अंतर्जात बल के द्वारा ये कोई पर्वत बन गया। क्या हुआ, ये पृथ्वी का आंतरिक बल लगा, आंतरिक बल, और आंतरिक बल से क्या बन गया, ये एक पर्वत बन गया। अब ये पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर या तो पवन के द्वारा या हिमानी के द्वारा और या जल के द्वारा इसको क्या करेंगे, या तो बार बार इस पर्वत के ऊपर ये पवन अगर टकराएगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे नष्ट होगा, ताप दाप प्रक्रिया लगेगी। तो ये कभी जो पर्वत की जो चट्टानें हैं कभी सिकुड़ेगी, कभी आपके फैल जाएगी ताप दाप के कारण, सर्दी और गर्मी के मौसम के कारण। तो फिर क्या करेगी, ये पवन जैसे ही यहाँ पे आएगी तो इसके क्या धीरे धीरे जो कंकड़ पत्थरों को इनको तोड़ देगी, और धीरे धीरे इसको पर्वत की जो ऊंचाई है उसको ये कम भी कर सकती है। ठीक है ना, ये कम कर देगी यहाँ से, जैसे ये छोटा हो गया कई सालों बाद में। ये बहुत ही दीर्घकालिक घटना है, करोड़ों वर्ष लग जाता है। ऐसे नहीं सर मैंने देखा नहीं, ये करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, अपन देख सकते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली जो आपकी पर्वतमाला है, ये क्या है, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा है, अवशिष्ट, यानी ये करोड़ों वर्ष पूर्व बनी थी, और ये धीरे धीरे इसका क्या हो गया है, अपर्दन हो गया है। और धीरे धीरे चाहे पवन से हो चाहे हिमानी से हो, हिमानी से तो यहाँ हो नहीं सकता, चाहे पवन से हो चाहे जल के द्वारा हो, इसको ऊपर से इसका रगड़ के इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया, और इस घर्षण के द्वारा ये पर्वत की ऊंचाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो देखो इसी प्रकार यहाँ पे चाहे हिम हो चाहे पवन हो चाहे जल हो, इन सभी के द्वारा क्या होगी, पर्वत की पर्वत का क्या कर दिया जाएगा, अपर्दन कर दिया जाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, एक आपको उदाहरण बता देते हैं। जैसे ये पर्वत है, अब इस पर्वत से एक नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है, तो क्या करेगी, नदी यहाँ से आएगी तो इसका क्या करेगी, इसका अपर्दन करेगी, इस वाले भाग का क्या करेगी, यहाँ ए लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा, ये ए वाला भाग है, ए यहाँ तो हो जाएगा अपर्दन,
ए वाले भाग पे क्या होगा, अपर्दन। धीरे धीरे पर्वत पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इसको। फिर जैसे मान लो ये समुद्र के पास में आएगा, जैसे मान लो ये नदी समुद्र के पास में, तो यहाँ क्या कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देगी, कुछ यहाँ पे कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देगी पर्वत पदीय भाग में, और कुछ यहाँ पे समुद्र के पास वाले भाग में पर्वतों का, कुछ मध्य भाग में पर्वतों का जमाव कर देगी, कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देगी। तो ये अलग अलग कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, नदी द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों में अपन पढ़ेंगे। यहाँ से तो अपर्दन हुआ है, लेकिन देखो यहाँ तीनों जगह क्या हुआ, निक्षेप हुआ। यहाँ क्या हुआ, तीनों जगह पे क्या हुआ, निक्षेप। देखो अपर्दन का मतलब है किसी भी चट्टान को काट के धीरे धीरे उसकी ऊंचाई को कम करना, और निक्षेपण का मतलब है मान लो कहीं गड्ढा हो तो उसको धीरे धीरे कंकड़ पत्थरों से भर देना, और जहाँ पे मिट्टी जो जल के साथ में जो जलोढ़क है, जल के साथ में जो कंकड़ पत्थर आए हैं उनका जहाँ पे भी जमाव होगा उनको अलग अलग स्थानों पे अपन अलग अलग नाम से पहचानते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे ये बी बाग है, अपन यहाँ के बी बाग पे अपन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाबर। इसको क्या कहते हैं, पर्वतपदीय भाग को क्या कहते हैं, बाबर। और जो ये बीच वाला है इसको अपन क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, नदी द्वारा बन गया तटबंध। और ये जो समुद्र के पास में बनता है इसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। है तीनों ही निक्षेपण के उदाहरण, लेकिन तीनों ही नदी के द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों के रूप में निक्षेपित है। तो ये हो गया आपका भाबर, ये हो गया बीच वाला भाग आपका तटबंध प्राकृतिक तटबंध। और समुद्र के पास में जब नदी अपना निक्षेप या अपन के कंकड़ पत्थरों के जमाव को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार अपन एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भाई अपर्दन क्या होता है। अपर्दन का मतलब है पर्वत का काटना, और निक्षेपण क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कंकड़ पत्थरों का जमा होना, या जमाव को अपन क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। अब अपन बात करेंगे नदी के कार्य, पवन के कार्य, समुद्री तरंग, हिमनद के कार्य। तो इनके मैं मुख्य रूप से जो कार्य है वो आपको बता देता हूँ, फिर अपन इनके जो कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं, देखो पवन है, नदी है, इनके क्या क्या कार्य है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, दो चार मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। ये आपकी 6th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आपको 6th क्लास का कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देखे तो ऐसा नहीं पता लगे कि सर ये या तो मेरी इस बुक में है ही नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ 6th क्लास के हिसाब से। देखो नदी के कार्य, नदी या पवन, हिमनद, ये कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा। तो उन कार्यों को पहले मैं जो कॉमन कार्य हैं उनको बता देता हूँ। एक तो अपन बात करेंगे पवन के बारे में, एक बात करेंगे अपन नदी के बारे में, एक बात करेंगे हिमानी के बारे में, एक अपन बात करेंगे समुद्री निक्षेप, समुद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 है। इनके देखो कॉमन कार्य क्या होते हैं। एक तो होता है अपर्दन, किसी भी पर्वत है किसी को काटना। एक होता है निक्षेपण, निक्षेपण का कार्य भी होता है। एक कार्य होता है आपका परिवहन का, यानी पवन के द्वारा किसी भी क्षेत्र की चट्टानों को अपर्दित करके वहाँ नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करना, या पवन के द्वारा जहाँ से जो आपका अपर्दन किया है उसको परिवहन के द्वारा दूसरी जगह पे ले जाना। नदी के द्वारा पानी के साथ ले जाया जा सकता है, हिमानी के द्वारा ले जा सकता है, वायु द्वारा उनको कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। निक्षेपण का मतलब जो परिवहन, जो कण टूटे हैं वो कहीं ना कहीं जाके जमा होंगे, चाहे नदी उनको बहा कर ले जाए कहीं दूसरी जगह जमा कर दे, चाहे पवन उड़ा के कहीं दूसरी जगह जमा कर दे, चाहे हिमानी चाहे ऊपरी भाग से नीचे वाले भाग पर्वतपदीय भाग में उनको जमा कर दे, तो ये निक्षेपण के लिए। ये तो कॉमन चीज है, ये तो कॉमन कार्य है इन तीनों के। अपन ये देख सकते हैं एक कार्य और आता है सन्निघर्षण का कार्य, ये भी आपको ध्यान रखना। सन्निघर्षण, सन्निघर्षण का मतलब क्या होता है, आपस में कणों का टकराकर। जैसे मान लो कोई भी चट्टान से कण टूटकर नदी के साथ बह रहे हैं पानी में, तो वहां से तो टूटकर अपरदित हो गए बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में। जब नदी के साथ बहेंगे तो वो आपस में भी घर्षण करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आगे चले जाएंगे, तो वो होता है आपका सन्निघर्षण। अब देखो एक तो मैं वायु का बता देता हूं, वायु द्वारा मुख्य रूप से, और एक होता है हिमानी द्वारा। देखो
यहाँ देखो वायु द्वारा तो अपन कह सकते हैं वातोड़, जिसको अपन कहते हैं वायु के साथ जो कण है, और एक हिमानी के द्वारा अपन विशेष रूप से अपन उसको कहते हैं उत्पाटन। उत्पाटन जिसको इंग्लिश में अपन प्लैंकिंग कहते हैं, प्लैंकिंग। तो ये जो उत्पाटन या जो प्लैंकिंग की घटना है ये केवल और केवल हिमानी में होती है। और वातोड़ या अपन ये कह सकते हैं वातगर्त, ये वाली वातगर्त, तो ये वाली जो घटना है वायु द्वारा जो गड्ढे का निर्माण, ये केवल और केवल किस में होता है? वायु में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उत्पाटन केवल किस में होगा? उत्पाटन या प्लैंकिंग हिमानी में होगा। बाकी अपर्दन है, निक्षेपण है, परिवहन है, सन्निकर्षण, ये इन सब में होता है। ठीक है, अब अपन मैं आपको 2-4 स्थलाकृतियों के नाम बता देता हूँ। जैसे पवन द्वारा, जैसे पवन द्वारा क्या है, अपन कह सकते हैं अपर्दित होकर कोई चट्टान है तो उसका निक्षेप हो रहा है, तो निक्षेप के द्वारा क्या होगा? बालू का स्तूप का निर्माण होगा। बालू का स्तूप क्या होगा? बालू का स्तूप का निर्माण। और बालू का स्तूप यहाँ से जैसे कण है ये यहाँ पे आके जमा हो गए, मान लो कहीं दूसरी जगह से, तो इनके कई प्रकार हैं। इनको अपन क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अपन इनको कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? बरखान। और इन्हीं को अपन कहते हैं परवलयिक। ये अलग अलग है। तो लेकिन एक चीज आपको क्लास 6 के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ये जो बरखान है वो इस प्रकार से बनेगी, बरखान की स्थलाकृति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बरखान बन गई मान लो। तो ये वाला ढाल है, इसको अपन क्या कहते हैं? पवनामुखी ढाल, पवनामुख ढाल। ठीक है, और पवनामुख ढाल ये, और ये हो जाएगा पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। और पवन विमुखी ढाल हमेशा क्या होता है? तीव्र होता है, तेज होता है। क्या होता है? तेज ढाल होता है। और इधर वाला ढाल क्या होता है? मंद ढाल होता है। इसी मंद ढाल को अपन उत्तल ढाल भी कहते हैं, और तेज ढाल को अपन क्या कहते हैं? अवतल ढाल कहते हैं। तो ये ध्यान रखनी है। और पवन की जो दिशा होगी ना वो इस दिशा से इधर जाएगी, ये हो जाएगा आपकी पवन की दिशा। ये पवन की दिशा को, बरखान है पवन की दिशा को बता रहा, इधर से पवन आ रही है, इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे कण होते जाएंगे। और इधर वाला जो ढाल है वो आपका स्टीव ढाल, तीव्र ढाल होगा, वहाँ पे अवतल ढाल होगा। इसको अपन मंद ढाल या उत्तल ढाल कहता है, जो पवन के सामने होता है। और पवन के पीछे वाले भाग पे होता है, उसे अपन विमुखी ढाल कहते हैं। ये पवन द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फिर अपन बात करेंगे जैसे नदी के बारे में। तो नदी के बारे में आपको 2-4 तो बता ही देता हूँ। देखो, ये है कोई पर्वत श्रृंखला, पर्वत, यहाँ से कोई नदी आ रही है, ये नदी। तो देखो यहाँ पे मान लो कहीं पर्वतपदीय भाग में मान लो यहाँ पे कंकड़ पत्थर जमा हो गए यहाँ पे, तो इसको मैंने आपको बता दिया बाबर, बाबर। और नदी यहाँ पे कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। और नदी सर्पिलाकार में इस प्रकार आ जाती है और यहाँ से फिर चली जाती है आगे, तो यहाँ पे निक्षेप के रूप में जमा कर देती है। इसे अपन क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, इसे डेल्टा। ये तीनों शब्दावली मैंने आपको बता दी। फिर देखो यहाँ पे जो नदी सर्पिलाकार में है तो इसे अपन मिनाइंडर कहते हैं, मिनाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सर्पिलाकार आकृति है ये देखो इस प्रकार से, इसको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे जब झील का निर्माण हो जाएगा, ये नदी पहले सर्पिलाकार थी, फिर ये मान लो कभी सीधी तेज ढाल में चलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पर गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे नदी जब यहाँ पर्वतीय भाग से आएगी तो यहाँ पे कई सारी स्थलाकृतियाँ बनाएगी। एक बना देगी आपके जलप्रपात बना देगी, एक यहाँ पे बना देगी आपके श्रीपिकाएँ, श्रीपिकाएँ बना देगी। एक अपन बात करेंगे यहाँ पर अवनमन कुंड बना देगी, अवनमन कुंड बना देगी ऊपर की साइड में। और यहाँ पे वी आकार की घाटी बना देगी और आपके गार्ज बना देगी। ये जो सारी है जलप्रपात, श्रीपिकाएँ, अवनमन कुंड, गार्ज और वी आकार की घाटी, ये
सारे नदी के द्वारा है। ये सारे देखो, ये अपर्दन है, ये अपर्दन है, ये अपर्दन है, ये भी अपर्दन के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। और नदी हमेशा युवा अवस्था में क्या है, अपनी घाटी को गहरा करती जाती है और वृद्धावस्था में अपनी घाटी की चौड़ाई को बढ़ा देती है। ये ध्यान रखना आपको। ये देखो, निक्षेप का बाबर हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, गोखुर झील हो गया, डेल्टा हो गया, ये निक्षेपण के उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा नदी के अपर्दन और निक्षेपण के क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब अपन एक दो और उदाहरण बात करते हैं। जैसे हिमानी आ गया, हिमानी के द्वारा 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ये कोई मान लो पर्वत है और पर्वत के ऊपर मान लो बर्फ जमी हुई। यहाँ पे क्या जमी हुई है, बर्फ जमी है। और इस बर्फ के मान लो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे देखो दरार हो जाए, यहाँ पे मान लो ये पर्वतीय भाग है, बहुत सारी बड़ी चादर जमी हुई बर्फ की। तो यहाँ पे जो बर्फ वाला भाग है, यहाँ पे जो तापमान के असमान के कारण यहाँ पे जो दरार पड़ेगी, इसको अपन हिमगहर कहते हैं, हिमगहर। ठीक है। और ये जब चट्टान ये धीरे धीरे यहाँ से अपरदित होते हुए यहाँ आएगी या नीचे की साइड में, और यहाँ एक गहरा गड्ढा सा बना देगी, इसको अपन क्या कहते हैं, टॉर्न कहते हैं। और इस गड्ढे में जब पानी भर जाएगा, इसे अपन टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है, ये वाला। तो ये दो स्थलाकृति बन गई। फिर देखो, ये जैसे ही ये पर्वत इस आकार में शेप में ले लेगा, इसे अपन क्या, यहाँ दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो ये जो ऊपर बच जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं, सर, इसको अपन क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं, हॉर्न। और ये वाला जो पीछे हटे वाला भाग है, इसको अपन क्या कहते हैं, सर का कहते हैं। ये हो जाएगा हिमगहर, ये सर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टॉर्न झील हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं। अब जैसे देखो, ये कोई समुद्री तट है, ये मान लो समुद्री तट है, और यहाँ पे कुछ बर्फीले क्षेत्र में जो स्थलाकृतियाँ हैं, उससे अपन इस तट को क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। फियोर्ड, जो समुद्र के पास वाला बर्फीला क्षेत्र होता है, उसे फियोर्ड तट कहते हैं। और जो ये मैदानी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थलाकृतियाँ बन जाती है, द्वीप जैसी, कुछ अपर्दन के बाद में कुछ स्थलाकृतियाँ बच जाती है, अवशेष जो मान लो कठोर है, उसे अपन क्या कहते हैं, नू नाटक कहते हैं, नू नाटक कहते हैं। ये सारी की सारी स्थलाकृतियाँ क्या है, आपके अपर्दन से निर्मित है। 2-4 मैं आपको स्थलाकृतियाँ बता रहा हूँ। जैसे एक हो जाएगा आपका एस्कर, और इसी को ऊपर क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं, हिमोड। और एक हो जाएगा केम, एक हो जाएगा केटिल, एक हो जाएगा हमक। ये जितनी भी मैं जो स्थलाकृतियाँ लिख रहा हूँ, एक हो जाएगा ड्रमलिन, जिसको अपन अंडों की टोकरी या उल्टी नाव के समान कहते हैं। ये सारी स्थलाकृतियाँ क्या है, आपके निक्षेपण के उदाहरण है। ये सारी की सारी स्थलाकृतियाँ किसके उदाहरण है, निक्षेपण के उदाहरण है। जैसे समुद्र में अपर्दन होता है, जैसे समुद्र के तट पर जो लहरें आती है, बार बार उसको क्या करती हैं, मारती हैं, जैसे समुद्र के तट से टकराती है, तो वहाँ पे क्या होगा, भृगु का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पे समुद्री मेहराब का निर्माण हो जाएगा, स्टेक का निर्माण हो जाएगा। ये कई सारे है, पुलिन है, तट का निर्माण हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो कई सारे जो आपके स्थलाकृतियाँ हैं, इनका निर्माण हो जाता है अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो पवन, हिमनद, हिमानी, समुद्र, इनके जो प्रमुख रूप से कार्य, अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन, सन्निकर्षण, वातोड़ या वातगर्त या उद्पाटन हिमानी का, तो इन सारों के द्वारा अपर्दन से और निक्षेपण से कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इनके नाम आपको क्लास 6 में जो मैंने लिखे, आधे नाम तो वहाँ मिल जाएंगे, आधे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं वो आपके कंपटीशन के हिसाब से काम आने वाले हैं। इसी जो वीडियो है ये वाला, इन सब को अपन पवन को, हिमानी को, नदी को, समुद्र को, इनके जो अगला जो विस्तार वीडियो है वो आपकी क्लास 11th क्लास की जो NCERT बुक है वहाँ दिया हुआ है, और वहाँ हम इसको विस्तार से एक को पढ़ेंगे। केवल एक दिन में केवल पवन के जो अपर्दन के निक्षेपण के कार्य हैं उनको पढ़ेंगे। एक दिन वीडियो पूरा होगा जो नदी के निक्षेपण और अपर्दन का होगा, वहाँ अपन इनको विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही अपन बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।